प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, हम लोगों ने पहली लड़ाई जीत ली है। जो पिटीशन फाइल किया गया था उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जो भी गलतियां की गई थी, ये नंबर इंक्रीज जो हुए हैं 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन सभी बच्चों का री एग्जाम होगा। लेकिन हम लोग की लड़ाई यहीं तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे त्रुटियां हैं, बहुत सारे इरेगुलरिटीज हैं, जिसपे हम सब लोग बात करेंगे। और क्यों नीट का एग्जाम री लिया जाना चाहिए, इसके पीछे भी हम लोग बात करेंगे। और री नीट का एग्जाम बिल्कुल होगा, आप सभी लोग पढ़ना शुरू कर दें। 2015 में भी नीट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। उस समय कंडक्टिंग बॉडी हुआ करती थी सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड ही एग्जाम लिया करती थी। उस समय सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताया था कि सिर्फ 44 बच्चों के ही कारण ये प्रॉब्लम आया था, और सिर्फ 44 बच्चे कहीं ना कहीं पेपर लीक में इन्वॉल्व थे। इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने इस बातों को नहीं माना और ये ऑर्डर दिया कि फिर से एग्जाम लिया गया। तो 2015 में फिर से एग्जाम लिया गया था। उसके बाद काउंसलिंग के सारे प्रोसेस हुए थे। ठीक, हम लोग 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे कि नीट का री एग्जाम क्यों होना चाहिए और क्यों होगा। बिल्कुल 100% एग्जाम होने जा रहा है, और आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम नेक्स्ट मंथ हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी 99% है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक यह है कि 5 मई को नीट का पेपर था, उससे पहले ही 4 मई को, और उससे पहले भी नीट का पेपर आउट था और पूरे मार्केट में सब जगह घूम रहे थे। इसके पीछे रीजन यह है कि 4 मई को ही पटना की पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था और उस पेपर के साथ पकड़ा गया था। और उस पेपर को और अब के पेपर को अगर मिलाया जाता तो बिल्कुल हूबहू सेम आया था। तो अगर पेपर लीक नहीं था तो पटना पुलिस ने उन 13 लोगों को क्यों अरेस्ट किया? पहली गंभीर बात है। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह बात माना कि पेपर लीक था, तो किसके दबाव में फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह कहा कि नहीं, हमने पेपर नहीं मिलाया। और यह बिल्कुल कंफर्म नहीं होता है कि क्वेश्चन पेपर आउट था या नहीं था। बिल्कुल इसके पीछे दबाव था ऊपर से कि इसको दबाया जाए। लेकिन बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, आप सभी ने कितनी मेहनत की है, और सिर्फ 1 साल में 1 बार एग्जाम होता है, और इसको हमें जाने नहीं देना है। और जो भी गलतियां हैं, जो भी इरेगुलरिटीज पाया गया है, उन सभी को गवर्नमेंट को दूर करना होगा। और इसमें इरेगुलरिटी तो इतनी भरी हुई है कि जितना भी इस पर चर्चा किया जाए वो कम है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लीक पेपर में इन्वॉल्व थे या जिनको पेपर मिला है, उन सभी बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, बिल्कुल हम सभी को एक जगह, इंदौर के एक जगह पे रखा गया था, और हम सभी को रात भर पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर को रटवाया गया, और सेम अगले दिन हम लोग को कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चंस और सेम आंसर्स मिले, और हम लोगों ने उसको कहीं ना कहीं 100% उसको भुलाया। तो ये बातें जो बच्चों ने एग्जाम दिया था, जो इन्वॉल्व थे, उन सभी ने एक्सेप्ट किया। जब उन सभी ने एक्सेप्ट किया तो फिर एनडीए को क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस पे क्यों नहीं अमल करना चाहिए, और क्यों नहीं फिर से री एग्जाम होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपने उस चीज को इरेडिकेट करने के लिए आपने मार्क्स को बढ़ाया, ग्रेस मार्क्स का। और ग्रेस मार्क्स का कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि किसी का 720 में 719.224 इस तरीके से आंसर। आज तक कभी ऐसा नहीं पाया गया था, क्योंकि फॉर एवरी राइट आंसर स्टूडेंट्स विल गेट 4 मार्क्स, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दे विल गेट -1। तो मैक्सिमम मार्क्स या तो उसके 716 होंगे या 715 होंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो, या मैक्सिमम उसके 720 मार्क्स हुए। अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 716 आया। अगर एक क्वेश्चन गलत बनाया तो 4 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स नेगेटिव 715 आया। तो फिर आपने कैसे 719.2 ये पॉइंट में मार्क्स कैसे आया? पहली बात, बहुत सारे बच्चों का 718 आया, 717 आया, 714 आया। हाउ इज इट पॉसिबल? आपने किस मामले में किस तरीके से ग्रेस मार्क दिया, पहले तो ये बताना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रैंक 1 67 बच्चों का रैंक 1 आया है, मतलब 720 आउट ऑफ 720 आया है। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 2019 में एक बच्चे, लास्ट ईयर 3 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया था। तो ये एक साल में ये 2000-3000% कैसे टॉपर्स के मार्क्स बढ़ गए? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा है तो फिर आप एग्जाम क्यों लेते हो?
क्या आपका इतना भी लेवल नहीं है कि बच्चे 720 आउट ऑफ 720 कर रहे हैं और एक नहीं 67 बच्चे? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है कि 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कंपटीशन टफ है, इसमें बच्चे आ सकते हैं। बच्चे ने बहुत मेहनत किया होगा तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन क्या 67 बच्चे का? चौथी बात, आपने एक ही सेंटर पे, आपके एक ही सेंटर से 8 बच्चों का रैंक 1 है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल इसके पीछे यह लॉजिक हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन 8 बच्चों को कहीं एक जगह एक सिटी में रखा गया और उन सभी के पास क्वेश्चन थे और उन सभी को क्वेश्चंस रटवाया गया है और उन सभी बच्चों का उसके बाद एग्जाम हुआ है। और चौथी बात, कहीं ना कहीं उस सेंटर ही तो मैनेज नहीं था। वो सेंटर अगर मैनेज होगा या एक ही एग्जाम हॉल में सभी बच्चों का एग्जाम करवाया गया था तो उन सभी केसेस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पांचवी बात, आज मैं सारी बातों पे बात करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है और क्या क्या किया गया है इस एग्जाम में और क्या क्या त्रुटियां आई है, किस वजह से आई है, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। पांचवी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर 8 बच्चों का एक ही सेंटर पर 720 आउट ऑफ 720 आया है, इसका मतलब, और ये भी आप देखोगे कि उन सभी बच्चों का जो रोल नंबर है वो ज्यादा डिफरेंस का नहीं है, किसी का 3 नंबर, किसी का 4 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, इस तरीके से नंबरिंग किया गया। मतलब उन 8 बच्चों का एक ही समय में एक ही जगह से फॉर्म भरा गया है, तभी जाकर के ये इंसिडेंट होता है कि एक ही जगह उन सभी बच्चों का सेंटर जाएगा। ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पर मैं बातें बता रहा हूं कि ऐसा ही होता है, तभी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से भी बच्चों का अगर सेंटर जाता है तो एक ही जगह पे जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें हुई है और अगर इसमें फ्रॉड हुआ है तो बिल्कुल जो भी इसमें इन्वॉल्व है कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सेकेंडरी चीज है। पहली चीजें ये है कि जितने भी बच्चे 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और उन सभी में सिर्फ एक ही चांस मिला है एग्जाम देने का और साल भर के मेहनत के बाद एक बार एग्जाम देने का मौका मिलता है। और एक बार अगर ऐसी चीजें आई है तो सोचिए बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं भी बच्चों के साथ हूं और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि उन सभी बच्चों के जस्टिस ना मिल जाए। और अभी तो ये पहली लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये गलती माना है, एनटीए ने अपनी गलती स्वीकार की है और एनटीए, चूंकि एनटीए बॉडी ही है जो सभी का एग्जाम करवाते हैं। एनटीए ने हाल ही फिलहाल जेईई मेन का एग्जाम करवाया, जेईई एडवांस का कितना अच्छा, कितना सुंदर एग्जाम करवाया। क्या हम लोग एनटीए के लिए करवाया? क्या हम लोग नीट के लिए ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या उन सभी बच्चों के साथ कितना कुछ अन्याय हुआ है? जो बच्चों का 640 अगर आता था तो कंफर्म उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। क्या ऐसा पॉसिबल है? 650 में भी नहीं मिलने वाला है। 650 से प्लस बहुत सारे हजारों बच्चे हैं, आप समझ सकते हो 700 प्लस हजारों बच्चे हैं। क्या ये पॉसिबल? बच्चे कितने मेहनत करेंगे? रात 1 बजे 12 बजे भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं उन सभी बच्चों के साथ हूं और आप सभी के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और जब तक कि एग्जाम को कैंसिल नहीं करवा करके फिर री एग्जाम लिया जाता है, जब तक कि हम चुप नहीं बैठने वाले। और आप सभी लोग तैयारी कंटिन्यू कर दें, बिल्कुल री एग्जाम होगा। 2015 में भी ऐसा ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले गलती मानी, सीबीएसई बोर्ड ने पहले गलती मानी और सीबीएसई बोर्ड के जो भी वहां पर बातें कही गई थी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उन सभी को रद्द किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आपको री एग्जाम करवानी चाहिए और करवाना होगा, क्योंकि उस समय 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और कहीं ना कहीं उन सभी बच्चों के भविष्य के बारे में बात है। उन सभी के बच्चों पे क्या बीता होगा, मैं उसको सोच करके मैं कभी सो नहीं पाता। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबों के साथ हूं, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें। मैं इस लड़ाई में लड़ता रहूंगा और सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट सुनवाई होगा, मैं वहां भी जाऊंगा और आप लोगों की जो भी बातें होंगी आप लोग कमेंट्स करेंगे, मैं आप लोगों की बातों को और जोर से उठाऊंगा। तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।